हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स के बारे में। उसके पहले हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में डिस्कस किया था कि धर्म ग्रंथों से हमें कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसमें वेद, वेदांग और पुराणों के बारे में, स्मृति ग्रंथों के बारे में, और उसके बाद अवैदिक में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। इतनी चीज़ें डिस्कशन के बाद मैंने ऐतिहासिक ग्रंथ की शुरुआत की थी। ऐतिहासिक ग्रंथों में मैंने कहा था कुछ किताबें हैं जिसका बहुत महत्व है। सबसे पहली किताब जो हमने डिस्कस की थी वो थी अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं चाणक्य, और उन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। वो उनकी अर्थशास्त्र जो है वो उस समय की राजनीति के बारे में बताती है, मौर्य काल की राजनीति के बारे में। वो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में क्या है, डिवाइड है, उसे बांटा गया है। ये हमने डिस्कस किया था। अधिकरण और प्रकरण का मतलब होता है दे आर इन द 15 पार्ट्स एंड 180 चैप्टर्स। उसके बाद हमने एक बुक की चर्चा की थी, राजतरंगिणी, जिसको कल्हड़ ने लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी भाषा संस्कृत है। तीसरी बुक हमने डिस्कस की थी चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद को माना जाता है, और ये जब सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था, पहला मुसलमानी सफल आक्रमण, उसके बारे में बताता है। उसके बाद हमने देखा था संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है और व्याकरणाचार्य पाणिनि को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में पूछा जाता है कि पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है या अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो वो है अष्टाध्यायी। अगर हम बात करें गार्गी संहिता की, ये गार्गी संहिता में इसके लेखक जो है, इसके रचयिता जो है वो है कात्यायन। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके अलावा इसमें यवन आक्रमण, यवन ग्रीक लोगों को कहा जाता है, यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। और महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। इन्होंने इसको लिखा था पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, जो पतंजलि कहे जाते थे। इससे क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, मतलब ये किसकी जानकारी दे रहे हैं, शुंगों की जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर बात करेंगे तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आप बिल्कुल मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं चाणक्य। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़, ये संस्कृत भाषा में है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे चचनामा, इसके लेखक कौन है, अली अहमद को माना जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पाणिनि, इनकी किस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। उसके अलावा गार्गी संहिता, ये कात्यायन द्वारा रचित की गई, और इसमें ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन या ग्रीक अटैक का भी वर्णन मिलता है। और उसके अलावा आखिरी बुक अगर हम इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो वो है महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य जो है ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। तो ये हो गए हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों का विवरण। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि तीसरे स्रोत कौन से थे। हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देख लिया, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में देख लिया। अब विदेशियों का विवरण, मतलब कि अलग अलग जो रिकॉर्ड्स थे, अलग अलग फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे और उन्होंने अपने अनुभव से क्या लिखा। तो 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले थे यूनानी या रोमन लेखक, जो ग्रीक राइटर्स थे, चीनी लेखक, अरबी लेखक और कुछ अन्य लेखक थे। इन्होंने किस तरह से इस काल के बारे में बताया और अपनी रचनाओं में उन्होंने क्या क्या चीजें भारत के बारे में और क्या क्या जानकारियां उन्होंने एकत्रित की। सबसे पहला हम यूनानी लेखकों की बात देख लेते हैं। यूनानी लेखक में टेसियस का नाम आता है, हेरोडोटस का नाम आता है, मेगास्थनीज का नाम आता है, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी एंड प्लिनी। तो पहले तो हमें यही याद होना चाहिए कि इनमें से सवाल कुछ पूछा जा सकता है, इनमें कौन सा यूनानी या रोमन लेखक नहीं है। आपको कोई और ऑप्शन दे देगा, सारे ऑप्शन इसके होंगे और कोई अलग सा ऑप्शन या तो चीनी लेखक का या अरबी लेखक का हो सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले टेसियस ने, अगर हम बात करें टेसियस, ये कौन था, ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान। इंग्लिश में से सी यहां पे साइलेंट रहता है और इसे लिखा जाता है टेसियस। ये रॉयल फिजिशियन मतलब कि ये ईरान का राजवैद्य था, ये ईरान का राजवैद्य था। और भारत के बारे में इसकी जो जानकारियां हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक है, मतलब अविश्वसनीय है, जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि इसकी कहानी पे जब भरोसा ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा। टेसियस ये ईरान का राजवैद्य था।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस, हेरोडोटस के बारे में हम क्या जानते हैं? अच्छा, हम क्या इतिहास को डिफाइन करते हैं कि घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो तरीका होता है वही इतिहास कहलाता है। सबसे पहले काम हेरोडोटस ने यह काम किया था, घटनाओं को सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध लिखा था, क्रमबद्ध लिखा था। ही रोट द स्क्रिप्ट इन द सिस्टमैटिक वे, और इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत और फारस, पर्शिया के रिलेशन के बारे में बताया जाता है। पर यह भी कई बार देखा जाए तो इसमें भी कहा जाता है ये अनुश्रुतियों पर आधारित है। तो यहां पे याद रखने की बात यह है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था क्योंकि इसने घटनाओं को सर्वप्रथम क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया, और इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इसके अलावा फैक्ट में अगर देखा जाए तो सिकंदर के समय के फारस का भी वर्णन किया गया था कि सिकंदर के साथ निरियाकस और स्टोबुलस, है ना, एंटियोकस, ये लोग उसके सेनापतियों में आए थे। खैर उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे आपको जानने वाली बात है, टेसियस जो ईरान का राजवैद था, और हेरोडोटस जो था ही वॉज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है मेगास्थनीज। तीसरा नाम जो आता है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, हम लोग आज भी देखते हैं हर देश में अपने एक देश से या दूसरे देश के राजदूत यहां रहते हैं। ये राजदूत अगर हैं ये किसी न किसी के दरबार में गया होगा। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक थी इंडिका। इंडिका, जिसमें इसने मौर्य युग के बारे में बताया है, सिस्टम के बारे में बताया है, मौर्य काल में कैसा राजनीतिक सिस्टम था उसके बारे में बताया है। तो मेगास्थनीज जो था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका जो है वो मौर्य युग के बारे में जानकारी देती है। छोटा सा ये हमने इंट्रोडक्शन जान लिया। इसके बाद जो राइटर है वो है डाइमेकस। डाइमेकस जो था ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ द सीरियन किंग एंटियोकस। ये सीरियन राजा नरेश का राजदूत था। और वो सीरियन राजा कौन थे? एंटियोकस। एंटियोकस। और ये किसके दरबार में आया था? ये भी राजदूत है, मतलब किसी न किसी के दरबार में गया होगा। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, मतलब ये भी मौर्य युग के बारे में भी जानकारी देगा। हालांकि किसी की पुस्तक का नाम तो हमने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन इससे जो जानकारी मिलती है, डाइमेकस जो था वो सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद यूनानी रोमन लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगले लेखक हैं डायनोसियस। अगले लेखक हैं डायनोसियस। डायनोसियस ये जो था ये भी किसी न किसी का राजदूत था। ये टॉलमी का राजदूत था। टॉलमी का राजदूत था। इसका नाम है टॉलमी फिलेडेल्फस। टॉलमी फिलेडेल्फस। ये मिस्र के थे, इजिप्ट के। तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। ये अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। टेसियस ये ईरान का राजवैद्य था
और हेरोडेटस, इसे कहा जाता है इतिहास का पिता। इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, जो मौर्य युग के बारे में जानकारी देती है। डाइमेकस, ये सीरियन नरेस एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेस टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। और टॉलमी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, टॉलमी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई भूगोल। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है, टॉलमी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? भूगोल थी। ठीक है, इसके बाद एक लेखक आते हैं प्लिनी। प्लिनी, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। अगर मैं बात करूं प्लिनी की, इनकी पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। अच्छा, इन्होंने भूगोल कौन सा लिखा था? ये भारत का भूगोल। इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी 2nd सेंचुरी में, 2री शताब्दी में। और प्लिनी द्वारा लिखित बुक का क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री। ये पहली बार ये भारत की, मतलब ये अगर हम बात करें, किसकी बात कर रही है? ये भारतीय वनस्पति व खनिज के बारे में जानकारी देती है। भारतीय वनस्पति या खनिज के बारे में जानकारी देती है। इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन फ्लोरा एंड फोना। तो इस तरह से हमने देखा टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 2nd सेंचुरी में। और प्लिनी की पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, जो भारतीय वनस्पति और खनिजों के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम है, उसमें लेखक का नाम नहीं पता चलता है, एनोनिमस था वो। ठीक है, एक बुक थी पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, सी ऐसे लिख सकते हैं, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। लाल सागर के बारे में यहां बात हो रही है। इसके लेखक को एनोनिमस या अज्ञात माना जाता है। ठीक है, कोई एनोनिमस लेखक थे, अज्ञात लेखक थे। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में डिटेल दी थी? इन्होंने इंडियन पोर्ट, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी दी थी। इंडियन पोर्ट या भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी थी। इस तरह से हमारे सारे यूनानी या ग्रीक लेखक के बारे में हम यहां कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस पहले लेक्चर में देखा सारे यूनानी लेखकों के बारे में। अब हम अगली क्लास में चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य लेखकों के बारे में देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल क्लास में बने रहिए और इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।